नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, मैं आज कोई लंबी तमहीद के बिना ही अपने कलाम का आगाज़ करना चाहता हूँ। आपने मरहूम शुजाअत बुखारी, जो कश्मीर के मशहूर सहाफ़ी थे और राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ थे, पहले शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। अब चूंकि उनका रमज़ान के महीने में कत्ल कर दिया गया है और मीडिया में इस सिलसिले में खबरें छपी, तो शायद आपने उनका नाम सुना होगा। आज मेरे मजमून का ताल्लुक शुजाअत बुखारी से तो नहीं है, मगर मेरा शुमार भी उन लोगों में से है जो उनके मज़ामीन को पढ़ा करते थे और इस्तिफादा किया करते थे और कश्मीर के हालात को एक सेकुलर माइंड होकर के सोचने और समझने की कोशिश करते थे। खिराज अकीदत के तौर पर मैं उनके एक मजमून का छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो पैराग्राफ मेरे आज के उन्वान से भी जुड़ा हुआ है। वो अपने एक ताज़ा कालम में लिखा था कि इस हकीकत को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में गुर्बत एक तस्लीम शुदा हकीकत है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनमें एक गैर मामूली समाजी हैसियत वाली क़ियादत की कमी है। राजेंद्र सिचर कमेटी ने अपनी 2006 की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत ज़ार को वाज़ेह करते हुए लिखा है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसमें उनके अपने रहनुमा भी शामिल रहे हैं। अक़लियती उमूर की वजारत के तहत सरगर्म मौलाना आज़ाद तालीम फाउंडेशन की जानिब से तैयार करदा एक हालिया रिपोर्ट तालीम के शोबे में मुसलमानों की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 की मरदमशुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक मुसलमानों में तालीम की शरह 68.53% थी, जबकि कौमी औसत 72.98% थी। जबकि मुल्क के 20 साल की उम्र को पहुंचने वाले नौजवान जिन्होंने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हो, उनकी औसत सिर्फ 7% थी। उसमें मुसलमानों की औसत महज 4% थी। कमेटी ने कहा कि मुसलमान तालीमी तौर पर सबसे ज्यादा पसमानदा तबका है और उसकी बुनियादी वजह तालीमी इदारों की कमी के साथ साथ माली पस मंजर भी था, यानी गुर्बत। सिचर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की अबतर हालत को बेहतर बनाने के इक़दामात किए जाने चाहिए, लेकिन सितम बालाए सितम ये कि बीजेपी ने इस रिपोर्ट को मुसलमानों की खुशनूदी करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। एक पैराग्राफ था जो शुजाअत बुखारी का था। नाज़रीन, हकीकत यही है कि जिस तरह 70 सालों में इस कौम को किसी भी मैदान में आगे बढ़ने नहीं दिया गया, इसी तरह अब इस मुल्क में पेश आने वाले अंदोहनाक वारिदात इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि सांस लेने का हक भी छीन लिया जाएगा और खौफ व दहशत का वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि चाहे ना चाहे एक मुसलमान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। नाज़रीन, अगर ये आप सोच रहे हैं कि कश्मीर में 3 साल बाद अगर महबूबा मुफ्ती से बीजेपी नाता तोड़ लेती है और वो भी इसलिए कि ये हुकूमतें यहाँ शिद्दत पसंदी समेत कई मसाइल को हल करने में नाकाम हुए हैं, तो ये मेरी और आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बीजेपी जो नारे पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में लगाकर इख्तिदार में आई थी, उन नारों को या फिर यूं कहें कि उन वादों को वफा करने में वो पूरी तरह से नाकाम है। इसीलिए कश्मीर के रास्ते साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए नए स्लोगन और नए वादों को सामने लाकर हिंदुस्तान की हिंदू और मुस्लिम आवाम को एक बार फिर ठगने की तैयारियां जारी हैं।
नाज़रीन, मुसलमानों की हालत जार मुल्क भर में एक नजर दौड़ा, ये बद से बदतर होती जा रही, तो वहीं उनकी जानों का तहफ्फुज भी अब मुश्किल हो गया है। आप लोगों को याद होगा कि गुज़िश्ता साल झारखंड के रामगढ़ में मुबैना तौर पर गाय के गोश्त रखने के शक में गौ आतंकियों ने अलीमुद्दीन अंसारी को पीट पीट कर कत्ल कर दिया था। मैंने उस पर सीधी बात भी कही थी। और अब ऐसी एक वारदात पेश आई है जो बज़ाहिर आपको मीडिया में दिखाया गया ना हो, बज़ाहिर ये एक हादिसा माना जा रहा है और हादिसा होने की वजह से उसको ज्यादातर मीडिया में दिखाया नहीं गया, मगर साफ मालूम होता है कि यहां भी जानवर के नाम पर एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात कुछ यह है कि तौहीद अंसारी की लाश 19 जून को झारखंड के रामगढ़ जिले में चित्रपुर रेलवे लाइन से कुछ दूरी पर मिशन कंपाउंड की जगह पर दरियाफ्त हुई थी। यहां से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर तौहीद की मोटरसाइकिल पाई गई। उसके वालिद मोहम्मद खलील अंसारी का कहना है कि वो फजर की नमाज के वक्त चित्रपुर जाने की बात कहकर निकला था। हम वापसी का इंतजार करते रहे, मगर खबर मिली कि सोशल मीडिया में किसी की लाश की तस्वीर फैल रही है। फिर पता चला कि मोटरसाइकिल का हादसा हुआ है। हम लोग घबराए और दुआ करने लगे कि कोई खबर जो दिल को तकलीफ पहुंचे वो ना हो, मगर डिक्की में रखे गोश्त के बिखर जाने के बाद और फिर लाश पर मौजूद जख्मों को देखने के बाद पता चलता है कि मुनज्जम साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि बेरहमी से पिटाई के बाद उसके जिस्म पर गर्म पानी भी डाला गया था। तौहीद की यह कहानी है जो आपको दिखाई नहीं गई। तौहीद की बीवी मरियम खातून और उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अब शिकायत दर्ज है, उसके बारे में छानबीन चल रही है, इस तरह का कुछ मीडिया का कहना है। थोड़ा और आगे आइए, आपको हापुड़ में पेश आए अंधोनाक वारदात की तस्वीर तो याद होगी, जो मेरे पीछे भी चल रही है इस वक्त वीडियो, बुजुर्ग की। अभी कुछ दिन कबल 18 जून को हापुड़ में जो दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई, उसने दादरी के मरहूम अखलाक की याद दिला दी। वहां भी मंदिर के माइक से ऐलान किया गया था और यहां भी इसी तरह का ऐलान हुआ, और देखते ही देखते कासिम को गौ आतंकियों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। और बुजुर्ग समीउद्दीन इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। समीउद्दीन का भाई मेहरुद्दीन ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात सुनाई थी कि किस तरह उन पर जुल्म ढाया गया। पहले बछेड़ा देहात में मारा गया, फिर देवी नामी मंदिर के पास लाकर फिर मारा गया और जुल्म ढाया गया। जब उसके घर वाले पुलिस के पास गए इत्तिला पाकर, तो पुलिस वालों ने मदद करने के बजाय उनको भटकाने की कोशिश की कि समीउद्दीन को तो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, और इसी तरह ठगाते रहे कि यहां है, वहां है, वहां है, यहां है। फिर बिलाखिर शाम 6 बजे पुलिस ने बताया कि समीउद्दीन नंदनी देवी अस्पताल जो हापुड़ में है उसमें वो जेर इलाज है। पुलिस ने इस मामले को भी गौ आतंकियों से हटाकर रोड हादसे में बदलने की कोशिश की थी, मगर कोशिश करने के बाद शिकायत दर्ज हुई। नाज़रीन, मैं यहां फिर वही तफसीलात लेकर के नहीं बैठूंगा कि अब तक गौकशी के नाम पर कितने मारे गए। आदाद शुमार गुजरते अय्याम के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, और मेरी पिछली कई सीधी बातों में मैंने उसका तफसीलन तस्करा किया है और आदाद शुमार भी बताए हैं। जिनको मालूम नहीं है वो उन सीधी बातों को दोबारा देखें। जुनूनी भीड़ मजहबी और समाज के नाम पर गौ आतंकियों के भड़काने पर मजीद भड़कती जा रही है और जुनूनी होती जा रही है। मीडिया बज़ाहिर उसे भीड़ का जुर्म कहकर खामोश करा देता है, जबकि हकीकत यह है कि गौ आतंकी हर दिन दहशतगर्दी का पिटारा खोल कर बैठ जाते हैं और कानून के रखवाले उनके तहफ्फुज के लिए बहाने बना रहे होते हैं, और कोई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब जब कोई
हकीकत कहता है कि अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है तो मरकजी हुकूमत भवें चढ़ा लेती है, तो खुद ही बताइए कि कातिल भी वही, मुनसिब भी वही, तो फिर मजलूम जाए तो कहां जाए। नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ आप हजरात के सामने रखना है। ब्रेक की इजाजत है। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, आप हजरात ने वो खबर भी सुनी होगी, पासपोर्ट वाली खबर जो लखनऊ से आई थी कुछ दिन कबल। यानी पासपोर्ट में लेने जब एक मुस्लिम जोड़ी गई तो नामों को लेकर हंगामा हुआ, और फिर वो खातून जो मुसलमान हो गई थी और उसके नाम को लेकर उसके शोहर के साथ और उसके साथ भी मजाक उड़ाया गया, दोबारा फेरे लेने को कहा गया, नाम बदलने को कहा गया, न जाने क्या क्या सब। फिर मरकजी वजारत दाखिला को ट्वीट के जरिए से शिकायत की गई, फिर जाकर के मामला हल हुआ, जबकि अब पुलिस दोबारा उनके पासपोर्ट की जांच करने की बात कर रही है। इसके बाद फिर एयरटेल कंपनी में एक दरखास्त गुजार फिरका परस्त जहनियत के खातून ने मुसलमान मुआविन को कह दिया कि जो तर्जुमानी करता है, जो मदद जिससे लेना चाह रही थी औरत, जब मुसलमान निकला तो कहने लगी बराए मेहरबानी आप उन्हीं के मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मुआविन को भेज दे। जब उस औरत ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर मुसलमान मुआविन को कहा था कि पता नहीं किसी के मसले को हल करने के तरीके आपके कुरान मजीद में किस तरह दर्ज हैं, उसका हमें इल्म नहीं, इसलिए बराए मेहरबानी उस खातून के हम मजहब यानी हिंदू मेजबान को बुलाया जाए। जबकि यहां एयरटेल कंपनी को कोसने के बजाय खातून की जहनियत को कोसा जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि एयरटेल कंपनी को अगर मुस्लिम समाज से बेर होता तो फिर हजारों की तादाद में वो कभी मुस्लिम नौजवानों को जॉब के लिए हायर नहीं करती। और हमारी भी कुछ लिखारी जज्बात में बहकर सोशल मीडिया में ऐसी तहरीरें फॉरवर्ड करने लग जाते हैं कि जो दुश्मन नहीं है वो भी जबरदस्ती दुश्मन बन जाते हैं, और उसकी वजह से कंपनी से वाबस्ता हमारे मुसलमान जॉब होल्डर नौजवानों को तकालीफ का सामना करना पड़ता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि फिलहाल हिंदुस्तान के तमाम हाई लेवल कॉरपोरेट कंपनियां सिर्फ एक ही पार्टी को चंदा दे रही है, उसी के गोद में बैठी हुई है। ऐसे में कुछ कंपनियां हैं जो खुद ऐसी पार्टियों से खुद को बचाए हुए, लिहाजा इन जैसी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाज दफा ऐसे इश्यूज जबरदस्ती उठाए जाते हैं ताकि कुछ कंपनियों को ब्लैकमेल किया जा सके या मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। लिहाजा हम लोगों को संजीदगी से इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है, जज्बात में आकर के नहीं। बहरकैफ नाज़रीन, साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात तक आपको और भी कई किस्म की अंदोनाक वारिदात की खबरें आती रहेंगी, इसी किस्म की अलग अलग, क्योंकि बीजेपी के लिए 2019 की हार बड़ी महंगी पड़ेगी, और अगर हार गई तो दोबारा उसे उभरने के लिए शायद फिर 70 साल लग जाएं। यही वजह है कि वो हिंदुस्तानी हिंदू और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना अच्छी तरह जानती है। आप खुद देखें, एक तरफ इफ्तियार की पार्टियां चल रही हैं ये कहते हुए कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों को करीब करना चाहते हैं, दूसरी जानिब मवेशियों के नाम पर कत्लेआम जारी है, कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। किसी को ईद से बैर है तो किसी को टोपी से। नाज़रीन, हकीकत यह है कि इस वक्त बीजेपी के पास 2019 में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सिर्फ जज्बाती नारे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको हकीकत बताता हूं, आइए।
नाज़रीन, आप बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव को तो जानते ही होंगे। जी हां, नहीं देखा है तो मेरे पीछे वाली स्क्रीन पर देखिए, चेहरा सामने आ जाएगा। आपको अक्सर डिबेटों में ये टीवी पर नजर आएंगे। उनकी ही टीम का हिस्सा रहे सोम शंकर सिंह, जो इस वक्त उनके साथ तस्वीर में जो नजर आ रहे हैं नौजवान, वो उनकी टीम के हिस्सा थे। उन्होंने अब बीजेपी छोड़ दिया है। जब तक वो बीजेपी में थे तो नॉर्थ ईस्ट रियासतों में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में खूब काम किया है। उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद एक आर्टिकल लिखा कि मैं आखिर बीजेपी क्यों छोड़ा, बीजेपी पार्टी को क्यों छोड़ा। उसको आप अगर पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि नाकामियों की किस तह में यह मरकजी हुकूमत इस वक्त जा पहुंची है। वो कहते हैं कि किसी मुल्क और निजाम को बनने में दहाई लगते हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी यही रही कि उसने कई बहुत अच्छी बातों को बेहद कमजोर बुनियाद पर खत्म कर दिया। अगर इस पार्टी की नाकामियों का जिक्र किया जाए तो पहले नंबर पर इंतखाबी बॉन्ड, बुनियादी तौर बॉन्ड पेपर जिस तरह आप देखते हैं हासिल करते हैं किसी भी चीज के लिए उसके इंपॉर्टेंस की वजह से, बुनियादी तौर पर देखा जाए ये इंतखाबी बॉन्ड बदउनवानी को जायज बनाता है और कारपोरेट और गैर मुल्की ताकतों को हमारी सियासी जमातों को खरीदने की गुंजाइश पैदा करता है। यानी मान लीजिए कोई कारपोरेट, या मिसाल के तौर पर मुझे ही समझे, मैं अगर कहूं कि फलां पॉलिसी लाई ये मुल्क में 1000 करोड़ रुपए का इंतखाबी बॉन्ड दूंगा, तो उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। यहां किसी बेनाम जराए पर सवाल उठाने का रास्ता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है बदउनवानी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही चली जाएगी। दूसरी नाकामी, प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट। इस महकमे में डेटा जमा करने का काम होता है और ये सबसे बड़ा जरिया हुआ करती है। इसके तहत सरकारी स्कीमों को ऑडिट किया जाता था और ये लोग बताते थे कि कहां क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और किसकी जरूरत है। जब आप इसको ही खत्म कर दें, इस महकमे को ही खत्म कर दें, बचा यह है कि आपको हुकूमत के डेटा पर ही एतमाद करना होगा। यानी हुकूमत जो बोले वही होगा। इसी तरह सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल, यानी सीबीआई और ईडी वगैरह महकमों को सियासी पार्टियां हमेशा से अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। सिर्फ बीजेपी ने ही इस्तेमाल किया हो ये जरूरी नहीं, और ये गलत भी है, बल्कि हर सियासी पार्टी ने हर मौके पर इसका इस्तेमाल किया है अपनी सियासी मफाद के लिए। जाहिर सी बात है कि इससे एहतिजाजात और हुकूमतों के खिलाफ बोलने वाले अफराद डरने लग जाते हैं, खौफ खाने लग जाते हैं कि पता नहीं हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो न जाने कब सीआईडी के अफसरान पीछे पड़ जाएं और आपके घरों पर, आपकी दुकानों पर, आपके दफ्तर पर छापे पड़ जाएं। अभी यहां फिलहाल हालिया कर्नाटक के इंतखाबात से पहले और बाद में भी सीबीआई के छापे और इनकम टैक्स अफसरान के छापों के सिलसिले में आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में हंगामा हुआ इस सिलसिले में। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला कालखो पुल के सुसाइड नोट, जज लोया की मौत, सेहराबुद्दीन के कत्ल की जांच ना होना, एक एमएलए जिस पर रेप का इल्जाम है और जिसके रिश्ते पर मुतासिरा लड़की के वालिद के कत्ल का इल्जाम है, उसका बचाव करना। इसी तरह नोटबंदी ये भी नाकाम रही और खुले आंखों से जब लोगों ने देखा, इस बीच करीब 100 लोगों ने खुदकशियां की, मगर इसके बावजूद बीजेपी इस नाकामी को कबूलने तैयार नहीं है। ये उससे भी खतरनाक है कि आप गलती करो फिर भी आप उसको तस्लीम ना करो। इसके बजाय ये झूठी तशहीर कर दी गई कि इसकी वजह से टेरर फंडिंग में कमी आई, नकद का कम इस्तेमाल होने लगा, बदउनवानी खत्म हुई। ये सब बेतुकी तशहीर है, बल्कि नोटबंदी से कई कारोबार खत्म हो गए, कई सनातें खत्म हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाने वाले खुद किसी दूसरी फैक्ट्री के मजदूर बन गए। एनडीटीवी ने 100 लोगों की जो है खुसूसी रिपोर्ट इस पर बनाई है।
जो नोटबंदी की वजह से जिनको तकलीफ हुई और जिन्होंने रास्ते पर आ गए, और उनके बिलखुसूस इंटरव्यू लेकर के इसको शाये किया है, अंग्रेजी में आप जरूर देखें। और हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी जीएसटी का लागू करना, ये बहुत जल्द नाफिज किया गया, उससे कारोबार को नुकसान हुआ, उसकी शक्ल, मुख्तलिफ चीजों पर अलग अलग शरहें, फाइलिंग का सिस्टम और मुश्किल तरीन अमल, इससे भी हिंदुस्तानियों, इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मगर इसको भी घमंड में आकर बीजेपी मानने को कभी तैयार नहीं हुई कि यह नाकाम हुई। गैर मुल्की पॉलिसी तो पूरी तरह नाकाम हो गई। मोदी जी गैर मुल्की दौरों पर यह कहते रहते हैं कि साल 2014 से पहले हिंदुस्तानियों की कोई इज्जत नहीं थी और अब उनकी बेहद इज्जत हो रही है। ये सब बकवास है। हिंदुस्तानियों को गैर ममालिक में मिल रही इज्जत हिंदुस्तान की बढ़ती माईशत और आईटी सेक्टर का नतीजा है। नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, लोगों के बदलने से हिंदुस्तान की हैसियत नहीं बढ़ जाती है, उसकी माईशत नहीं बढ़ जाती, उसकी इज्जत नहीं बढ़ जाती। किसी भी मुल्क की इज्जत का बढ़ने का या उसके बाशिंदे की इज्जत उस वक्त बढ़ती है जब वहां की माईशत मजबूत होती है। इसके बरक्स तो आतंकियों की आतंक की खबरें, गो आतंकी जो बवाल मचा रहे हैं हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल अखबारात में छपने और सहाफियों को धमकियां वगैरह देने से जरूर हिंदुस्तान की इज्जत गैर ममालिक में कम हो गई है। इसके अलावा भी सारी की सारी स्कीमें नाकाम हो गई, जैसे एमपी आदर्श योजना, मेक इन इंडिया, कौशल्य विकास, फसल बीमा, बेरोजगारी और ज़राअती बहरान से न निमट पाना और इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। इसके अलावा अहम तरीन मुद्दे तालीम और सेहत जैसे अहम बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज कर देना, ये सब वो चीजें हैं जो मुझे बीजेपी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर किया गया या मजबूर हुआ, ये कहना है। नाज़रीन, यहाँ एक और ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, देखा और सुना आपने इन चीज़ों को जो मैंने ब्रेक से पहले बताया। इन चीज़ों से वो लोग भी वाकिफ़ हैं जो इख्तिदार में हैं और 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए मंसूबे भी बना रहे हैं। वो मंसूबे हिंदुस्तान को तरक्यात पर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि वोटों को तकसीम करके किस तरह एक बार फिर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा जाए, इस तरह के मंसूबे बना रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसे हालात में मीडिया का किरदार बड़ा ही हसास होता है, बड़ा ही नाजुक होता है। मगर वो कारपोरेट कंपनियां जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, वो अब मीडिया के अक्सर घरानों पर काबिज हो चुके हैं। इस बीच अगर कोई इंसाफ की बात करता है तो कहा जाता है कि उसको बीजेपी से कुछ नहीं मिला। कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो कहा जाता है कि कांग्रेस का खरीदा गया सहाफी है। यानी अब सहाफत और सहाफी भी सियासतदानों की वजह से बदनाम है। कुछ लोगों की वजह से अच्छे सहाफी भी उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। यानी इंसानियत की बात करने वाला, योगा के खिलाफ बोलने वाला, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इशू को लेकर एक तरफा या दो तरफा बात करने वाले सब सहाफी किसी ना किसी पार्टी से जबरदस्ती जोड़ दिए जाते हैं। इधर मीडिया का यह हाल तो उधर हुकूमत ने खुद 4000 करोड़ रुपए अपने तरक्याती कामों को दिखाने के लिए इश्तिहार में खर्च कर दिए। अब तो ये ट्रेंड बन गया है कि काम कम और तशहीर ज्यादा। और हकीकत भी है कि ये जुमला सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि तमाम की तमाम पार्टियों को लागू होता है, क्योंकि हर हुकूमत अपना इश्तिहार करती है और उसके रकम मुख्तस करती है। मुमकिन है कि बीजेपी ने कुछ ज्यादा किया। नाज़रीन, सबसे बढ़कर फेक न्यूज की भी भरमार हो गई है।
कई ऐसे फेक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हैं जो सियासतदानों की पुष्टपनाही से चलाई जा रही है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है। इसके अलावा हिंदू वोटों को मुत्तहिद करने के लिए नारा लगा दिया गया है कि हिंदू खतरे में है। आप खुद सोचिए, 70 साल तक कांग्रेस हुकूमत में थी, उससे पहले कई सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की, अंग्रेज आए इस मुल्क में और हुकूमत की। किसी जमाने में भी हिंदू खतरे में नहीं था। बीजेपी जैसे ही मरकज में आ गई तो हिंदू समाज खतरे में आ गया। हैरानी की बात है, जबकि इसमें तो खुद तहफ्फुज, खुद महफूज हो जाना चाहिए था उनके मुताबिक। दरअसल ये सब हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए लगाए गए नारे हैं, एक प्रोपेगेंडा है, एक झूठ है जिसको फैलाया जा रहा है। यही वजह है कि आप कभी कभी कुछ वीडियोस देखते होंगे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में और फेसबुक में, ट्विटर हैंडल वगैरह में, कि कहीं हथियारों की ट्रेनिंग हो रही है, तलवारबाजी सिखाई जा रही है। ये सब हिंदू समाज को और हिंदू धर्म को बचाने के लिए है। यानी कि उनको हिंदुस्तान की फौज पर अब भरोसा नहीं। ये सब गिने चुने लोग हैं जो सालों सालों से मुल्क हिंद की हिफाजत करते आ रहे हैं। उस फौज पर इन लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। अगर मैं किसी हिंदू भाई से पूछ लूं कि भाई बीजेपी हुकूमत को आए 4 साल हो गए, बताओ तो सही कि क्या फर्क पाते हो तुम, तो ये जरूर कहेगा कि बदला तो कुछ नहीं, तरक्कियात तो कुछ नहीं हुए, नुकसानात उल्टे हो गए। हां, लेकिन जहनियत बदल गई, सोचने का अंदाज बदल गया, बरादराना ताल्लुकात खत्म हो गए। जो हिंदू 2013 में खुद को महफूज समझता था, वो 2014 से खुद को गैर महफूज समझ रहा है। और इस सब झूठी खबरों के फैलाव की वजह से हिंदू भाइयों को करीब करने के लिए कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो उधर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए हिंदू भाइयों में राष्ट्रवाद का नारा लगाया जाता है। आपने अगर हुकूमत के खिलाफ बोला तो गद्दार वतन, यानी आपको हर जगह वंदे मातरम गाना होगा, नहीं तो गद्दार वतन। भला बताइए, जिनके खून में, जिनके अंग अंग में, जिनके नस नस में राष्ट्रवाद हो और वो बड़े फख्र से हिंदुस्तानी कहलाए जाने पर फख्र महसूस करता हो, तो भला कौमी तराने या कौमी गीत गाने से जबरन वो क्या मुहिब्बे वतन हो जाएगा? नाज़रीन, ये सब प्रोपेगंडे और फिर राष्ट्रवाद के नारे सिर्फ वोटों को हासिल करने के रास्ते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बीजेपी लीडरान की जानिब से चलाए जा रहे चैनल्स को या चैनल्स में आप लोग देखेंगे, यहां पर आपको हिंदुस्तान की तरक्कियात की बातें कम, तालीम की बातें कम बल्कि ना के बराबर, किसान के मसाइल की बातें कम, बेरोजगार नौजवानों की बातें कम, बुनियादी मसाइल की बातें कम और रास्ते जो बिगड़े पड़े हैं, खराब हुए, उसकी बुनियादी बातें कम, उसके सिलसिले में बहस कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इन चैनलों का काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम, नेशनल एंटी नेशनल, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तलाक, योगा और इसी तरह की चीजों पर बहस करके हिंदुस्तान की हिंदू और मुसलमानों को भड़काना भी है और असल मुद्दों से भटकाना भी है। बस अब यही रह गया है। आप खुद देखेंगे कि साल 2019 के पार्लियामान इंतखाबात तक कश्मीर के मुद्दे को किस किस तरह से उठाया जाएगा। क्या अवाम असल मुद्दा ही भूल जाएंगे? पीडीपी से जो रिश्ता टूटा या तोड़ा गया, उसके बड़े ही अलग अलग अंदाज में उसको पेश किया जाएगा। गो आतंकियों का आतंक और आगे बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर टीवी में बहस होने लगेंगे। बस यूं समझिए कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये मीडिया भी और सियासतदान भी बेवकूफ समझकर कुछ भी बकवास करना शुरू कर देंगे, और हम आम हिंदुस्तानी, हिंदू और मुसलमान अपने असल मसाइल को लेकर दीन, समाज, मजहब और जात बरादरी के जज्बात में आकर एक दूसरे को दुश्मन समझने लग जाएंगे। और वहां वो नेता लोग एक ही प्लेट में बैठकर दावत उड़ा रहे होंगे और टीवी में आम आदमी के हालात को देख देख कर मजे ले रहे होंगे। जी हाँ नाज़रीन, यही होता आ रहा है सालों से, आगे भी यही चलता रहेगा। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, हर सियासी पार्टी की यही बात है। जब तक कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू और मुसलमान एक होकर सोचना ना शुरू कर दे, तब तक ये हमारा इस्तेहसाल करते रहेंगे।
लूटती रहेगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 दिन से मुल्क भर में इमरजेंसी को लेकर भी चर्चे होने लगे। आप लोग टीवी देखते हैं, अखबारात पढ़ते हो तो जरूर इस बात को जानते होंगे। जबकि इस वक्त मुल्क का हाल इमरजेंसी से कोई कुछ कम भी नहीं है। सहाफत खरीद ली गई है, सच बोलने पर गद्दार वतन बोलकर हरासा किया जाता है, सवाल करने पर एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम कहा जाता है। बस यूं समझिए कि कारपोरेट सतह की कंपनियां और सियासतदान मिलकर अवाम को इतना लूट रहे हैं कि जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है। 3 साल कबल इसी खौफ को महसूस करते हुए खुद बीजेपी के सीनियर लीडर आडवाणी ने कहा था कि हिंदुस्तान का सियासी निजाम अभी भी इमरजेंसी के सानिहे के माने पूरी तरह से समझ नहीं सका है। और मैं इस बात के इम्कान से इनकार नहीं करता कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह से हंगामा सूरत हाल पैदा करके आवाम के हुकूक की पामाली की जा सकती है। आज मीडिया पहले से ज्यादा मुहतात है, लेकिन क्या जमहूरियत के तई वो पुरआज़्म भी है? कहा नहीं जा सकता। सिविल सोसाइटी ने जो भी उम्मीदें जगाई थी उनको पूरी नहीं कर सकी है। जमहूरियत को ठीक तरह से चलाने में जिन इदारों का रिवाज होता है, जिन इदारों का रोल होता है, आज हिंदुस्तान में उनमें से सिर्फ अदलिया को ही दूसरे इदारों से ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नाज़रीन, ये खतरा कोई कांग्रेसी लीडर नहीं बल्कि खुद बीजेपी के सीनियर लीडर ने 3 साल पहले महसूस कर लिया था, जिसकी वजह से आज मुल्क के हिंद के जो हालात हैं और इंटरनेशनल मीडिया जिस अंदाज में मुल्क के हिंद को देख रहा है और लिख रहा है, इससे महसूस होता है कि अब एक नए इनकलाब की जरूरत है। मगर सवाल यह है कि कौन बर्पा करेगा इस इनकलाब को? कांग्रेस की बस की तो बात नहीं, क्योंकि जितना भी वो गंगा में नहा ले उसकी नाइंसाफियों को कोई भुलाया नहीं जा सकता। तो फिर एक ही रास्ता बच जाता है, थर्ड फ्रंट को मजबूत करो। जी हां नाज़रीन, यही एक रास्ता बच जाता है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। इमरजेंसी जैसे ऐसे हालात में सियासी समझबूझ लाजमी हो जाती है। बिलखुसूस मुसलमान लीडरान को हिंदू मुस्लिम के तफरीक़े में पड़ने के बजाय इस खलीज को दूर करने के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर मुमकिन है कि मुल्क हिंद में मवेशियों के नाम पर, धर्म और ज़ात पात के नाम पर कत्ल गारतगिरी का ये बाज़ार गर्म ना हो और तरक्की का एक नया सूरज उभरे। इसी उम्मीद के साथ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।